नमस्कार दोस्तों। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि यह वर्ष आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं इस वर्ष पूर्ण हो जाएं। इसी आशा के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा उन ज़रूरतमंद लोगों को भी बताएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो शिक्षण संस्थानों में जाकर ये मटेरियल नहीं ले सकते या जिनके पास समय का अभाव है, धन का अभाव है, इत्यादि चीज़ें हैं, कठिनाइयाँ यदि उनके सामने हैं, तो यह वीडियो बनाने का मात्र मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि यह ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके और उनकी सहायता हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मगध और मगध साम्राज्य। अभी तक हम जो है प्राचीन प्रागैतिहासिक भारत, प्राचीन भारत और आपका क्या नाम है, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सब तथ्यों के बारे में जान चुके हैं। अब आज जो है महाजनपद जो उदय हुआ है, ये महाजनपदों का उदय कहाँ से हुआ मानते हैं आप? महाजनपदों का उदय जो उत्तर वैदिक काल में जो लोग शेष थे वही आगे जाकर उन्होंने ही महाजनपदों का उदय किया, उन्हीं ने महाजनपदों का निर्माण किया। महाजनपद और मगध साम्राज्य अलग अलग क्यों कहा जाता है? महाजनपद और मगध साम्राज्य अलग अलग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मगध जो है स्वयं में बहुत बड़ा साम्राज्य था और बाकी जो है जनपद उसके समक्ष छोटे छोटे थे। इसे हम एक तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत भी कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो भारत रहा है उसकी क्या स्थिति थी, वो इससे हमें जानकारी मिलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक निश्चित तौर पर यदि किसी भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है वो आपके लिए आवश्यक सिद्ध होगा। चलिए अब चलते हैं महाजनपद पर। महात्मा बुद्ध के समय में, जो बुद्ध काल है, तो महात्मा बुद्ध के समय में, अभी बौद्ध, जैन और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले इन महाजनपदों का जो है हम बता देते हैं। उसके बाद जब हम संगम काल पढ़ेंगे तो उस समय जो है इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। महाजनपद जो है बुद्ध के समय में हमें 16 महाजनपदों मतलब बड़े बड़े राज्य जो हैं दिखाई देते हैं जिन्हें महाजनपद कहा गया है। और भगवती ग्रंथ है, जो भगवती सूत्र या भगवती ग्रंथ जिसे कहें, उसमें भी 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है, तो क्योंकि ये पहले पूछा गया था कि भगवती सूत्र कौन सा ग्रंथ है, तो ये जैन ग्रंथ है। इसमें भी हमें 16 बड़े बड़े राज्यों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र की सूची अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है कि सूची में कुछ अंतर है, यानी कि जो भगवती सूत्र की सूची और अंगुत्तर निकाय की सूची में कुछ अंतर है। यानी जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र उसमें और जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उनमें कुछ थोड़ा बहुत अंतर मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है जिनमें 2 प्रकार के राज्य थे। अंगुत्तर निकाय जो है इसमें 16 जनपदों का इन्होंने जो है वर्णन किया है। इनमें 2 तरह के राज्य बताए गए हैं, एक राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र जो है इनमें राज्य का अध्यक्ष जो है राजा होता था, और जो गणतंत्र है ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा ना होकर गण या संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य वज्य व मल्ल थे। जो गणतंत्र है मतलब राजतंत्र में तो शासन जो है राजा के द्वारा होता था, परंतु गणतंत्र में जो है शासन वो राजा द्वारा ना होकर गण या संघ के द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य जो है वज्य व मल्ल ये हमें मिलते हैं। महाजनपद राजाओं के द्वारा शासित थे, जो महाजनपद थे वो राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु कुछ में अलग प्रकार के शासन की व्यवस्था भी थी। जो कुछ थे उनमें शासन की अलग व्यवस्था भी थी।
इन महाजनपदों को गढ़ संघ कहा गया जाता था, जिनमें अलग तरह की शासन की व्यवस्था थी, उन्हें गढ़ संघ कहा जाता था। इन गढ़ संघों में एक से अधिक शासक होते थे, प्रत्येक को राजा कहा जाता था। एक तरह से आप मान लीजिए जैसे अभी चल रहा है सीएम, फिर डिप्टी सीएम। संवैधानिक व्यवस्था नहीं है डिप्टी सीएम की कहीं भी, परंतु जो है अब एक जैसे प्रचलन सा चल गया है, मुख्यमंत्री फिर उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही एक पद है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जबरदस्ती बना दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ एक राजा नहीं होता था, वहाँ कई राजा होते थे और प्रत्येक को राजा कहा जाता था। अधिकतर राज्य विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये 4 अधिक शक्तिशाली थे। जो अधिकतर राज्य थे वो विंध्य के उत्तर में थे, जो विंध्य है उसके उत्तर में थे ये, और पश्चिमोत्तर सीमांत में बिहार तक जो है फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती ये 4 अधिक शक्तिशाली राज्य थे। अंग जनपद में बिहार का आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिला शामिल था। जो अंग जनपद है उसमें अभी जो बिहार का भागलपुर है और मुंगेर है, ये जो है अंग में शामिल थे और इसकी राजधानी चंपा थी। अंग वही अंग है जो अंगराज कर्ण, ये वही अंग है। कर्ण की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, तो ये अंग का संबंध वहाँ से भी है थोड़ा बहुत, वो आगे हम बताएंगे आपको। तो जो मगध जनपद में आधुनिक पटना व गया जिला और शाहाबाद का कुछ हिस्सा था। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तो मगध का उल्लेख है वो सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद में भी मगध का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि कीकट नामक जाति व इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान मगध से की गई है। जो ऋग्वेद है उसमें मगध का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कीकट जो किरात जिसे कहते हैं, किरात नामक जाति है, वह इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जिसकी पहचान मगध से की गई है। गंगा के उत्तर में वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था। इनमें सबसे प्रबल लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। जो गंगा के उत्तर में वर्तमान में तिरहुत है, वो प्रमंडल में वज्जियों का राज्य 8 जनों का संघ था। वहां वज्जी थे, उनका राज्य जो है 8 जन थे, उनका जन हम पहले बता चुके हैं, 8 जन थे, उनका संघ था। इनमें सबसे प्रबल जो है लिच्छवी थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। इसकी पहचान आधुनिक वैशाली जिले के बसाड़ नामक गांव से की जाती है। ठीक, इसके पश्चिम में काशी जनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। जो इसके पश्चिम में काशी जनपद था, इसकी जो है राजधानी वाराणसी थी। आरंभ में काशी सबसे शक्तिशाली राज्य था, परंतु बाद में उसने कौशल की शक्ति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल जनपद में पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। जो कौशल जनपद है इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पड़ता था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित सहेत महेत स्थान से की जाती है। महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी कौशल के अंतर्गत ही आता था, जिसका संबंध रामकथा में जोड़ा जाता है। कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के अलावा दूसरी राजधानी की पहचान आधुनिक बस्ती जिले के पिपरहवा स्थान से की जाती है। अब जो 16 राज्य हैं और उनकी राजधानी, उन पर जरा एक निगाह डाल लेते हैं। काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अंग की राजधानी थी चंपा। मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। वज्ज की राजधानी थी विदेह एवं मिथिला। मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा।
चेद, चेद की राजधानी थी सूक्त या सूक्तिमती। वत्स, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल की राजधानी थी उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पोतन या पोटली। अवंती, अवंती की राजधानी थी उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती। वो महिष्मती मत समझ लेना, बाहुबली वाली महिष्मती। ये अवंती की राजधानी थी। उत्तरी अवंती की उज्जैनी एवं दक्षिणी अवंती की महिष्मती। गांधार, तक्षशिला। कंबोज, हाटक, कंबोज की हाटक। एक बार फिर दोबारा सुनेंगे ताकि ये जो है दिमाग में बैठ जाए और याद हो जाए। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंग, अंग की राजधानी चंपा। मगध, मगध की राजधानी गिरिव्रज। वज्र, वज्र की राजधानी विदेह। मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनारा। छेद, छेद की राजधानी सूक्त। वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल एवं दक्षिणी पांचाल। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक, अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली। अवंती, अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती एवं दक्षिणी अवंती। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक। अब बुद्ध के समय में प्रमुख जो है गणराज्य हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। जो बुद्ध जी महात्मा काल में जो है गंगा घाटी में 10 गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। पहला, कपिलवस्तु के शाक्य। अब कपिलवस्तु के शाक्यों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कपिलवस्तु के शाक्य यह गणराज्य जो है नेपाल की तराई में स्थित था। जो नेपाल की तराई है यह गणराज्य वहां पर स्थित था कपिलवस्तु। इसकी पहचान नेपाल में स्थित आधुनिक तिलौरा कोट से की जाती है। कपिलवस्तु की जो है पहचान अभी नेपाल में आधुनिक समय में जो तिलारा कोट है उससे की जाती है। कुछ विद्वान इसकी पहचान सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा नामक स्थान से करते हैं। गौतम बुद्ध की माता देवदह नगर की कन्या थी तथा बुद्ध का जन्म इसी गणराज्य में हुआ था। फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर पे सुमसुमार पर्वत के मग्ग। सुमसुमार पर्वत का समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया जाता है। यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बोध निवास करता था। सुमसुमार पर्वत के जो मग्ग हैं यानी मग्ग हैं, तो सुमसुमार पर्वत का जो है समीकरण मिर्जापुर जिले में स्थित वर्तमान चुनार से किया जाता है। यहाँ वत्सराज उदयन के पुत्र जो हैं बोध निवास करते थे। फिर तीसरे नंबर पे अलकप्प के बुली यानी बुल। बुल कहाँ के थे? अलकप्प के। यह गणराज्य आधुनिक बिहार प्रांत को शाहाबाद, आरा व मुजफ्फरपुर जिलों के बीच स्थित था। इनकी राजधानी वेठदीप यानी बेतिया, जिसे अभी बेतिया भी कहते हैं, बेतिया थी। फिर कौशल केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के कलाम जो हैं यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थल तक विस्तृत था। आलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य से के थे। जो केशपुत्र के कलाम हैं, तो केशपुत्र जो है यह गणराज्य कौशल के पश्चिम में स्थित था। यह राज्य सुल्तानपुर जिले के कुंडवार से लेकर पालिया नामक स्थल तक विस्तृत था। अलार कलाम नामक आचार्य इसी गणराज्य के थे। अब आ जाते हैं रामग्राम के कोलिय। तो रामग्राम के कोलिय यह शाक्य गणराज्य के पूर्व में स्थित था। रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर में जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। अभी आधुनिक समय में रामगढ़ ताल में किसी चीज का उद्घाटन किया गया है तैरने वाली का, सर्च करिएगा और बताइएगा कमेंट में क्या है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। कुशीनगर के मल्ल। कुशीनगर की पहचान आधुनिक कुशीनगर नामक जिले से की जाती है। पावा के मल्ल। पावा आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थल था। पावा के मल्लों ने एक नया संसद भवन बनवाया
जिसे उद्भटक कहते थे। बुद्ध ने इसका उद्घाटन किया था। मल्ल गणतंत्र में आनंद व अनिरुद्ध नामक दो प्रसिद्ध व्यक्तियों का स्थल था। अब पिप्पलवन के मौर्य। पिप्पलवन का क्षेत्र गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना। जो पिप्पलवन के मौर्य हैं, पिप्पलवन का क्षेत्र गोरखपुर जिले में कुसुमही के निकट स्थित राजधानी नामक ग्राम से किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी परिवार में उत्पन्न हुए थे। और जो मौर्य, मौर्य और मौर्य, तो मौर्य शब्द से ही मौर्य शब्द बना है। वैशाली के लिच्छवी, अब आते हैं। तो वैशाली के लिच्छवी जो है, यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा व शक्तिशाली गणराज्य था। यहाँ का राजा चेटक था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। फिर आ जाते हैं मिथिला के विदेह। तो मिथिला के विदेह जो है, बिहार के भागलपुर में व दरभंगा जिलों के भूभाग में विदेह गणराज्य स्थित था। राजा जनक यहाँ के शासक थे। राजधानी मिथिला वर्तमान में जनकपुर नेपाल के नाम से जो है प्रसिद्ध है। अवंती राज्य मध्य मालवा और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती नगरों में फैला था। इस राज्य के दो भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिण भाग की राजधानी महेशमती। पश्चिम की ओर यमुना के तट पर वत्स जनपद था। इसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी थी। फिर मगध साम्राज्य की स्थापना और विस्तार देखते हैं। तो मगध के प्राचीन इतिहास की रूपरेखा महाभारत व पुराणों में मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ था। यानी मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। वह जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था। मगध का जो है, मगध की आरंभिक राजधानी वसुमती या गिरिव्रज की स्थापना का श्रेय वसु को ही जाता है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया। अंतोगत्वा उसे श्री कृष्ण के निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर मरना पड़ा। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। वह एक कमजोर व अयोग्य राजा था, अतः उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बिठाया। फिर इसके बाद आ जाता है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है, ये पितृहंता वंश है। चलो एक बार थोड़ा सा हर्यक वंश अभी हम बताएंगे, थोड़ी एक चीज और सुन लीजिए। उसके बाद जो मगध है, पहले ही बता चुके हैं, मगध का जो है सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में जो है कीकट यानी किरात नामक जाति व इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख मिलता है, परंतु मगध का कोई उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। अथर्ववेद में जो है मगध का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद के अनुसार जो है तीन वंश इसमें बताए गए हैं। अथर्ववेद में भी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश जो है ये बौद्ध धर्म समर्थक था और नंद वंश जो है ये जैन धर्म समर्थक थे। ठीक है, अब हर्यक वंश देखते हैं। हर्यक वंश में जो है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। फिर इनके बाद जो है पितृहंता पुत्र जो है शुरू हो गए, तो फिर पितृहंता वंश भी इसे कहा जाने लगा। अजात शत्रु जो है कुड़िक 493 से 61, माता इनकी जो है चेलना है, पत्नी वाजिर हैं। प्रथम बौद्ध संगीत इन्होंने करवाई है, बौद्ध शिक्षा विभक्त। और फिर जो है पितृहंता पुत्र जो है उदयन है। उदयन के 3 पुत्र हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक है। फिर शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। फिर उसके बाद नंद वंश है, नंद वंश के संस्थापक जो है महानंदिन हैं। इन्हें उपाधियां जो है महापद्म उपाधि नंद भी कहा जाता है। उपाधि एक राट व एक छत्र की दी गई है। परशुराम का अवतार भी बताया जाता है इन्हें, महानंदिन को, और क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। और इनके मित्र जो है व्याकरणाचार्य पाणिन हैं। इनके 8 पुत्र हुए। 8 पुत्र कौन कौन है महानंदिन के? पांडुक, पांडुगत, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविषाणक,
दशसिद्धक, कैवर्त और घनानंद। घनानंद जो है अंतिम शासक था। ठीक है, अब चलिए हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश यानी पितृहंता वंश। बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में जो नया राजवंश सत्ता में आया वह हर्यक वंश के नाम से विख्यात हुआ। मगध का शासक बिंबिसार हर्यक वंश का था तथा बुद्ध का समकालीन था। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक यानी श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार मगध के पहले वंश हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार के अंग बिंबिसार ने जो है अंग देश पर अधिकार कर लिया और इसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। उसकी प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई। फिर उसकी दूसरी पत्नी जो है वो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया, और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को बहुत राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली है। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन में थी। इसके राजा चंडप्रद्योत महासेन की बिंबिसार से लड़ाई हुई थी, किंतु दोनों ने अंत में दोस्त बन जाना ही उपयुक्त समझा। बाद में जब प्रद्योत को पीलिया रोग हो गया तो बिंबिसार ने अवंतीराज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया है प्रारंभिक परीक्षा में। बिंबिसार ने अंग देश के शासक बृहद्रथ को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय इसे गिरिवज्ज कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा किया था। यह बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ, कहां पर हुआ। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो है राजगृह में हुआ था आयोजन, पहला सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और अजातशत्रु ने करवाया था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु की हत्या जो है इसके पुत्र उदयन ने की थी। इसने अपने संपूर्ण शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम लिया। इसने लिच्छवियों में फूट डालने के लिए षड्यंत्र रचा एवं अंत में उन पर हमला कर उन्हें हराया तथा उनके स्वातंत्र्य को नष्ट कर डाला। इसने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध तंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसे हथियार जिसमें जुड़ा हुआ था। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर हमला करने की धमकी दे रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की। अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध पर हमला करने का अवसर नहीं मिला। अजातशत्रु के बाद उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक और तीसरा नागदशक ने क्रमवार राज्य किया। पुराणों अथवा कथाकोश में नागदशक का एक नाम दर्शक मिलता है। बाद में जनता ने इन जो पितृहंताओं को शासन से उतारकर शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। नागदशक के बाद शिशुनाग के वंश का शासन शुरू हुआ। फिर आ जाइए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध राज्य में मिलाना था। सबसे बड़ी सफलता इसकी जो है अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध राज्य में मिलाना था।
इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। कालाशोक, कालाशोक का उपनाम जो है काकवड़ भी है। 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक ये जो है गद्दी पे रहे हैं। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली। इसके बाद पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर कर दी थी। शिशुनाग के बाद नंद का शासन शुरू हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। अब ये शिशुनाग के बाद जो है फिर आ जाता है ये शिशुनाग वंश के बाद नागवंश, नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक नंदन को कहा जाता है। नंदन ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु इसका वध एक शूद्र दासी पुत्र महापद्मनंद ने कर दिया था। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, महानंदिन, दूसरा पांडुक, तीसरा पांडुगति, चौथा भूपताल, पांचवा राष्ट्रपाल, छठा गोविषाणक, सातवां दशसिद्धक, आठवां कैवर्त, नौवां घनानंद। इसमें उग्रसेन को ही पुराणों में महापद्मनंद कहा गया है। शेष 8 उसी के पुत्र हैं। महापद्मनंद जो है 344 से 322 तक ईसा पूर्व तक। महापद्मनंद ने अपने को एकराट कहा है। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की तथा वहां एक नहर भी खुदवाई, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग नरेश खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिन इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था महापद्मनंद। फिर आ जाता है घनानंद। तो घनानंद यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसे मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी शासक के समय में सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। घनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष, वररुच एवं कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पदाति, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी थे। बाद के नंद शासक दुर्बल और अलोकप्रिय सिद्ध हुए तथा उनके शासन के स्थान पर मगध में मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। मौर्यों के शासन काल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। अब मगध की सफलता के क्या कारण थे, तो मगध की सफलता के कारण भी जानेंगे। तो मगध की सफलता के कारण जो है, इस काल में भारत के सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों के प्रयासों से हुई। लौह युग में मगध की भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी, क्योंकि लोहे के समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थी। समृद्ध लोह खनिज भंडार के समीपतम सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियार तैयार करा सके। मगध की दोनों राजधानियां, प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्र, सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर थीं। राजगीर 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसलिए वह दुर्भेद्य था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर था तथा पाटलिपुत्र की थोड़ी दूरी पर घाघरा नदी भी गंगा से मिलती थी। चारों ओर से नदियों द्वारा घिरे होने के कारण पटना की स्थिति अभेद्य हो गई थी, जहां सोन और गंगा इसे पश्चिम और उत्तर की ओर से घेरे हुए थीं। वहीं पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से। इस प्रकार पाटलिपुत्र सही रूप में एक जलदुर्ग था। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा होते थे। प्रयाग में पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान काफी अनाज पैदा कर लेते थे और भरण पोषण
के बाद भी उनके पास काफी अनाज बचता था। शासक कर के रूप में इस अतिरिक्त उपज को एकत्र कर लेते थे। मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु के बने सिक्कों के प्रचलन से भी लाभ उठाया। सैनिक संगठन के मामलों में मगध को एक विशेष सुविधा प्राप्त थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भलीभांति परिचित थे, किंतु मगध ही पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों की सेना में 6000 हाथी थे। अब एक चीज और जानते हैं, मगध के जो उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या है। तो मगध के उत्कर्ष के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं, नंबर 1 सुविधाजनक जो है भौगोलिक स्थिति, जिसमें निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका। दूसरा तांबे और लोहे की खानों की निकटता, जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। तीसरा जलोढ़ मिट्टी का जमाव, जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था। चौथा मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। राजगृह जो है पाटलिपुत्र से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः यह जलदुर्ग से भी सुरक्षित थी। यह अतः मतलब एक तरह से ही कह सकते हैं जलदुर्ग था ये एक जो है। दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। अब जो वंश हैं, जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, इनके बारे में थोड़ी डिटेल से हम बताते हैं कि मतलब डिटेल से क्या, जो इनमें जो राजा रहे हैं वो कब से कब तक रहे हैं और कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ये हर्यक वंश आता है। तो हर्यक वंश पूरा रहा है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। अब इसमें राजा कौन कौन हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी। तो बिंबिसार जो है 544 से 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज्य किया है। अजातशत्रु ने यानी बिंबिसार ने 52 वर्ष राज्य किया है। अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक का राज्य किया यानी 32 वर्ष। फिर उदयन तथा उनके उत्तराधिकारियों ने 48 वर्ष तक यानी 460 से 412 ईसा पूर्व तक। इसके बाद आ जाता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक रहा है। तो शिशुनाग वंश में पहले शिशुनाग, इन्होंने 412 से 394 ईसा पूर्व तक राज्य किया है। फिर जो है काकवड़, इन्होंने जो है 28 वर्ष राज्य किया है 394 से 366 ईसा पूर्व तक। काकवड़ को कालाशोक भी कहते हैं। फिर उसके बाद काकवड़ और उनके पुत्र जो है इन्होंने 22 वर्ष तक राज्य किया है 366 से 344 ईसा पूर्व तक। फिर आ जाता है नंदवंश। नंदवंश जो है 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक रहा है और इसमें जो है राजा महाराजा जो रहे हैं वो महापद्मनंद तथा उनके 8 पुत्र जो हैं जिनके बारे में बताया था वो रहे हैं। 21 वर्षों तक इन्होंने राज्य किया है 344 से 323 ईसा पूर्व तक। अब एक चीज और जो अभी पहले हमने बताया था, राजतंत्र और गणतंत्र, दो तरह के बताए थे राज्य हमने कि राजतंत्र और गणतंत्र। तो राजतंत्र और गणतंत्र में क्या क्या अंतर होता है वो हम आपको बता दें। तो राजतंत्र जो है, राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, ठीक है। लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था जिसे राजा कहा जाता था। यानी गणतंत्र में कई राजा होते थे। तो ये कहानी है उसमें। राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था जिसे राजा कहा जाता था। प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित जो है व्यवसायिक सेना होती थी, परंतु गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र था। तो तीसरा अंतर क्या है, राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। चौथा अंतर, गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत जो है कार्य किया जाता था, जबकि राजतंत्र में निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही
सीमित रहती थी। तो ये राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर हो गया। एक चीज और आप सुन लीजिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना जो है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र था उस समय जो है। ठीक, तो ये तो आपका हो गया महाजनपदों का उदय, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत और मगध साम्राज्य। इसके बाद जो है आक्रमण हुआ है ईरानी आक्रमण, जैसे सिकंदर का आक्रमण भी आप कह सकते हैं। तो सिकंदर का आक्रमण जो है वो देखेंगे हम। सिकंदर का आक्रमण और मौर्य काल हम एक साथ देखेंगे, तो उसके लिए अगली वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं डालूंगा, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, थोड़ी सी घटनाएं हैं। उसके बाद मौर्य काल है, तो मौर्य काल थोड़ा लंबा जाएगा, तो उसी में जो है मिला देंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़रूरतमंद लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो सके तथा वो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।